हाँ, क्लास 12 के स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप क्लास 10 में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं करंट के बारे में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि चार्ज हमारा मोशन में है। इसका मतलब चार्ज क्या कर रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है। इसके पहले जो चीजें हमने पढ़ी है वहां पे हमारे चार्ज रेस्ट में थे। तो यहाँ सबसे पहला हम जो टर्म डिफाइन करते हैं दैट इज करंट। करंट या इलेक्ट्रिक करंट जो भी कहिए, इसको I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स अमंग द 7 फंडामेंटल यूनिट्स। जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमने पढ़ी थी उसमें एक एम्पियर है हमारा। अच्छा, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है ये समझिए। सपोज कीजिए, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, ये देखिए, ये हमारे पास एक करंट है 3 एम्पियर और ये एक करंट है 4 एम्पियर, दोनों के बीच का एंगल 90 है। तो यहां पे हमने देखा, ऑब्जर्व जो किया, ये 7 एम्पियर आ रहा है। तो 7 एम्पियर का मतलब क्या हो गया, इन दोनों का सिंपल एडिशन बाय सिंपल अलजेब्रा। अगर वेक्टर से हम एडिशन करते तो यहां पे करंट कितना आता, 5 एम्पियर, जो करंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। और बेटर ये है कि इसको हम कहें कि ये टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर के बारे में डिटेल्स आपके में नहीं दिया है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपका पूछता है कि करंट स्केलर है या टेंसर है या कोई भी और ऑप्शन हो, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आप देंगे टेंसर को। और उसके बाद अगर टेंसर वहां पे नहीं है तो आप स्केलर लिखेंगे। लेकिन ये बात क्लियर है कि यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी आप इसको नहीं लिखेंगे। तो ये तो जनरल हमारा कॉन्सेप्ट हो गया करंट के बारे में। अब देखिए टाइप्स ऑफ करंट। तो करंट में हमारे दो तरह के करंट होते हैं। एक होता है आई एवरेज और एक करंट होता है आई इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस करंट। तो आई एवरेज को हम कैसे निकालते हैं, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और यहां पे ये हो जाता है dq अपॉन dt। इन दोनों का फर्क समझिए। ये हमारा 2 पॉइंट्स दिया हुआ है जिसका एवरेज हमने निकाला है, और ये बहुत ही स्मॉल पॉइंट के लिए, स्मॉल ड्यूरेशन के लिए, एक पर्टिकुलर स्टेप के लिए हमने ये निकाला। जैसे यहां पे देखिए, हम छोटे क्लासेस में पढ़ते थे, ये एक सर्किल है, ये सेकेंड हो गई। सेकेंड दो पॉइंट्स को x1 x2 को पास की। ठीक है, तो ये सेकेंड जो वैल्यू में देता था, इस वैल्यू को हम कहते थे एवरेज वैल्यू। सेकेंड से हमें एवरेज वैल्यू मिलती है। और ये जो टेंजेंट है हमारा, टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पे आ रहा है, कट कर रहा है इसको, तो यहां से हमें क्या मिलता था, इंस्टेंटेनियस। तो टेंजेंट हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू देती है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, और ये जो एवरेज है इसको हम इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पे जरा एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इसका फील थोड़ा सा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन ये है हमारा, Q दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4t, मान लीजिए ये दिया हुआ है। और हमें यहां पे कैलकुलेट करना है I एवरेज एंड I इंस्टेंटेनियस। t दिया हुआ है 0 to 2 सेकेंड, ये दिया हुआ है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, जब हमें एवरेज करंट निकालना होगा I एवरेज, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, 2 वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 into 2 स्क्वायर प्लस 4 into 2 माइनस, अब जब t को यहां पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये चीज पूरी हमारी 0 हो गई। और यहां पे क्या करेंगे, टाइम कितना था 2 माइनस 0, इसको सॉल्व कर लेंगे और ये जो वैल्यू आएगी हमारी आई एवरेज आ जाएगी। ठीक है, अब जरा एक चीज और यहां पे समझ लीजिए, आई इंस्टेंटेनियस जब हम निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या है, dq अपॉन
dt। इसका मतलब इस फंक्शन को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब 2t² को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 4t, और ये कितना आ जाएगा +4, ये आ जाएगा। और यहां पे हम क्या करेंगे, t की वैल्यू जो है हमारे पास रख देंगे। t कितने पे निकालना था, t 2 सेकंड पे हमें निकालना है, तो यहां पे वैल्यू हम 2 रख देंगे, 4 × 2 + 4, ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब यहां पे देख ये आता है कि अगर हमारे पास अगर कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है, जैसे हम पढ़ चुके हैं आइसोलेटेड ये कंडक्टर है हमारे पास, मान लीजिए ये कंडक्टर है आइसोलेटेड है, तो आइसोलेटेड कंडक्टर में क्या होता है, E इनसाइड हमारा कितना होता है, E इनसाइड 0 होता है। E इनसाइड 0 होता है का मतलब क्या होता है, अगर हमने आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोवाइड की तो यहाँ पे एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है, I इंड्यूस्ड, E इंड्यूस हो जाती है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट हो जाती है। तो रिजल्टेंट क्या होता है हमारा, E इनसाइड यहाँ पे 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि यहाँ पे ये जो कंडक्टर है हमारा आइसोलेटेड है, और यहाँ पे कोई भी हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल्स हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब जब हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा, और वो कॉन्सेप्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड, जो भी हम कहें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले यहां पे समझने की कोशिश करिए कि ये हमारा एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर हो गया, और यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एक गैस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो गैस की तरह अगर ट्रीट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या करेंगे, रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहां मूव किया, एक यहां मूव किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां मूव किया, मतलब सभी यहां पे फ्री है मूव करने के लिए। अच्छा, वो मूव क्यों कर रहे हैं, उनके पास वेलोसिटी कहां से आ रही है, तो वेलोसिटी कहां से आ रही है ये समझिए। अगर इसके अंदर का टेम्परेचर हमारे पास T1 है, इसको कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम नहीं देंगे, इसके अंदर टेम्परेचर T1 है और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, T2, तो ये क्लियर है कि T2 इज ग्रेटर देन T1, ये टेम्परेचर से ज्यादा होगा, तो ये बाहर से टेम्परेचर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो टेम्परेचर क्या कर रहा है, वो टेम्परेचर इनको थर्मल वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, ठीक है। कोई इधर मूव कर रहा है, कोई उधर मूव कर रहा है, मतलब एक बात ये है कि इनका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, रैंडम डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं, और ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो वेलोसिटी हमारी 10⁵ के आसपास है, मीटर/सेकंड, और ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। इस वेलोसिटी से कंडक्टर में ये मूव कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इनका कोई नहीं है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि आई जो होगा हमारा करंट, ये 0 हो जाएगा। करंट 0 इसलिए हो जाएगा क्योंकि u से हम थर्मल वेलोसिटी ले रहे हैं, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होगी ये हो जाएगी u1 + u2 + so on + un/n, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि इनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं। तो ये तो तब हो गया कि जब हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको प्रोवाइड नहीं की। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम इसको प्रोवाइड करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कि एक फोर्स लगाता है, और वो फोर्स हमारी आती है F = Q × E। हाँ, तो थर्मल वेलोसिटी उनकी 0 होती है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, एक यहां पे इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन इस पाथ से यहां पे गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, और वापस आ गया
इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है कि वो इस स्पीड से मूव कर रहा है, इस स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन इतने कोलिजन्स हो रहे हैं कि उसको कहीं जाने की जगह नहीं मिल रही है। ये फाइनली यहीं पे आ जाता है। इसका मतलब यहां पे क्या हो जाता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो जाता है। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब यहां पे हमारे पास करंट नहीं मिल रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऐसा लग रहा है कि कहीं मूव किए ही नहीं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए ये जो स्पीड है हमारी, क्योंकि उसने इतने डिस्टेंस कवर की, ये प्लस ये इस तरह से इतने डिस्टेंस कवर की टाइम में, तो उसकी थर्मल स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन उसके पास नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, तो वहां पे कोई भी उसके पास करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। अब जरा इसी को ध्यान से देखिए, ये हमारा यहां से एक रिजल्ट आ गया कि हमारे पास थर्मल वेलोसिटी जो होगी उसका एवरेज जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटी इज जीरो। अब देखिए हम यहां पे क्या करते हैं, ये हमारे पास कंडक्टर है और इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक आउटर सोर्स से। तो आउटर सोर्स से जब हमने कनेक्ट कर दिया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे मिल रही है इसको इस डायरेक्शन में, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी देखिए इसके पहले क्या हो रहा था, जब आइसोलेटेड था तो और कोई भी एक्सटर्नल सोर्स हमने नहीं दिया था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जा रहे थे और यहाँ पे भी चार्जेस एक्यूमुलेट हो जा रहे थे, जिसकी वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर डेवलप हो रही थी। जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कैंसिल कर दे रही थी और हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा था। अब देखिए ये जो हमने यहाँ पे एक बैटरी इसको लगा दिया, ये प्लस और ये माइनस हो गया, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगाएगा, चार्जेस पे एक फोर्स लगाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, इधर मूव करेंगे, क्योंकि इनपे फोर्स क्या लगेगी, F इज इक्वल टू हमारा फोर्स होता है QE और यहाँ पे चार्ज है माइनस E। तो ये फोर्स है दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, दोनों केस में समझिए, पहले केस में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक्यूमुलेट हो गए थे, चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए थे। ये क्या कर रहा है, ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जिस एनर्जी से ये मूव करना स्टार्ट कर दिए। अब इनका एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जनरेट हो रही थी वो लगभग खत्म हो गई है, धीरे धीरे डिक्रीज होगी और फाइनली खत्म हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ यही इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल यहाँ है और इसके इन्फ्लुएंस में ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे और पॉजिटिव चार्जेस इधर मूव करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से हम ये देख रहे हैं कि चार्जेस का मोशन हमारा जो सीज था पहले केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो मोशन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल बैटरी और एक्सटर्नल पोटेंशियल जो हमने इसको लगा दिया, तो वो इसको क्या कर रहा है, एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट किए। देखिए अच्छा, अब जरा यहां पे समझिए इस केस में क्या होगा। ये केस ये था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी नहीं लगी थी, किसी तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, आइसोलेटेड कंडक्टर था। अब क्या होगा, अब ये यहां से इस तरह गया, ये इस तरह जाएगा, ये डॉटेड हम बना रहे हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी लगे। अब ये क्या करेगा, यहां आके स्टॉप हो गया, यहां के स्टॉप हो गया। इसका मतलब ये हमारे पास इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यहां पे हमारे पास कुछ डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन क्या था, अभी यहां पे था, ये इलेक्ट्रॉन अब यहां पे आ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी इधर नहीं होगी। इसका मतलब देखिए यहां से क्या हो रहा है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, थोड़ा सा उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये बहुत ही स्मॉल है। ठीक है,
अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से यहां पे मूव किया उसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसको हम डिनोट करेंगे vd से। अच्छा, इसका ऑर्डर हमारा होता है, ये बहुत कम होती है, इसका ऑर्डर होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो थर्मल हमारे पास कितनी थी? थर्मल जो हमारे पास स्पीड थी उसकी वो अप्रोक्सीमेट थी 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और यहां पे ये क्या हो गया, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें मिल रही है ये बहुत ही कम मिल रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मूव करेगा, लेकिन मेन बात ये है कि उसने मूवमेंट अपना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि देखिए जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे मूव कर रहे हैं, ठीक है, बहुत धीरे मूव कर रहे हैं, तो अगर हम स्विच स्टार्ट करते हैं तो तुरंत इलेक्ट्रॉन कैसे चले जाते हैं और हमें इलेक्ट्रिसिटी हमारी रन करने लगती है। तो देखिए वहां पे क्या होता है, जैसे इसको समझने के लिए यहां पे देखिए दो, उनकी वेलोसिटी क्या है, बहुत कम है, वेलोसिटी बहुत कम है, लेकिन उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और यहां पे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या करेंगे, यहां पे इतनी ज्यादा डेंसिटी होती है कि फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को आने की जगह नहीं मिलती है। तो अगर यहां से एक इंटर करता है तो ये क्या होगा, एक लीव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि धीरे से ये ऐड हुआ और धीरे से ही ये एक निकल गया। तो इसी तरह से क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब एंटर करते रहते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे एग्जिट करते हैं। तो वो इतना तेज प्रोसेस होता है कि उनको स्विच जलाते ही इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाती है। तो ये तो था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, द कांस्टेंट वेलोसिटी। ध्यान रखिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, द कांस्टेंट वेलोसिटी with which the electrons start moving under the influence of an external electric field is known as drift velocity। और उसका ऑर्डर कितना होता है, थर्मल वेलोसिटी का ऑर्डर ये होता है, लेकिन थर्मल वेलोसिटी हमारी एवरेज उसका 0 होता है क्योंकि कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये यहाँ गया, इसका कोलिजन हुआ, यहां गया कोलिजन हुआ, यहां गया कोलिजन हुआ, इस तरह से बहुत सारे कोलिजन हुए। तो दो सक्सेसिव कोलिजन में जो टाइम हमारा लगता है उस टाइम को हम कहते हैं टाउ, और इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इतनी देर में इसने क्या किया, रिलैक्स किया। तो हमारा रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन कर सकते हैं, द टाइम elapses between two successive collision of an electron is known as relaxation time। ठीक है, और इसी को हम कह सकते हैं, यहां पे एक हमारे पास और टर्म आता है मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, जिसके बारे में क्लास 11 में आप पढ़े हैं, लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, द मीन डिस्टेंस कवर्ड by an electron between two successive collision that is known as lambda। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम elapse होगा that is known as relaxation time, और उन दोनों के बीच की जो हमारी डिस्टेंस होगी दो कोलिजन के बीच में सक्सेसिव, उसको हम कहेंगे मीन फ्री पाथ। अच्छा, इसके पहले कि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करें, एक दो बेसिक चीजें और हैं, उसको ध्यान से समझ लीजिए। बेसिक चीजों में क्या है कि हमारे पास यहां पे फोर्स हो जाएगी इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई, ये फोर्स हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन के मास को हम ले रहे हैं m, इलेक्ट्रॉन का मास हो गया m। तो अब देखिए हमारे पास एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है a = f/m। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, -e
E बाई m। ये हमारे पास एक्सेलरेशन हम इससे निकालेंगे, और यहां पे अगर मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं a का, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड हो जाएगा a दैट इज इक्वल टू e बाई m। तो ये फॉर्मूला हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। यहाँ पे दो तीन चीजें फिर से बता देते हैं आपको, रिवाइज कर लीजिए उसको। एक्सेलरेशन का ये रिजल्ट हम लेंगे, टोटल थर्मल वेलोसिटी का एवरेज हमारा 0 हो जाएगा, ब्रेथ वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जो कि बहुत छोटी वेलोसिटी है, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। रिलैक्सेशन टाइम elapses between two collision, and mean field path, the average distance between two successive collision is known as mean field path।